नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। लाजमी है, देश के सबसे बड़े चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको सड़कों पर नजर आऊंगा, खास तौर पर यूपी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। मैं इस वक्त आगरा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वेलकम टू आगरा, इनर रिंग रोड का ये बड़ा सा बोर्ड लगा है। आगरा पूरे देश में, पूरी दुनिया में मशहूर है इस तस्वीर की वजह से, ताजमहल की इस तस्वीर की वजह से। लेकिन हाल के सालों में एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है आगरा के साथ। अगर पिछले चुनाव को हम खास तौर पर देखें तो बीजेपी ने यहाँ अपनी बहुत तगड़ी पकड़ बनाई है। सवाल बहुत सीधा सा उठता है, अगर हम इस पूरे इलाके को देखें, आगरा और उसके आसपास के इलाकों को, पॉइंट ये है कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन है, क्या ये बीजेपी को इस रीजन में, इस इलाके में तगड़ी चुनौती दे पाएगा? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इस गठबंधन को सबसे ताकतवर गठबंधन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए। साथ में ये भी हकीकत है कि मोदी का अपना जो एक आकर्षण था नरेंद्र मोदी का, वो उतना कम नहीं हुआ है जितना शायद कुछ लोग आकलन कर रहे हो। तो बहुत दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में 73 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से 71 सीटें उसने खुद जीती थी, वो भारतीय जनता पार्टी को क्या महागठबंधन हिला पाएगा? इस रीजन में घूमकर हम वापस उसी एक बुनियादी मसले पर आएंगे कि माहौल का कितना महत्व है और मुद्दों का कितना महत्व है, और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे आगरा और उसके आसपास के इलाकों को। वक्त हम आगरा की गलियों में घूम रहे हैं और ये आप देख सकते हैं जो गाड़ियों का काफिला है, ये यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बघेल साहब, ये उनका रोड शो इस वक्त चल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हाल के समय को देखें और पिछले 2014 के इलेक्शन को देखें तो ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बना है, बीजेपी का गढ़ बना है। सवाल इस बार ये उठता है कि क्या जो गठबंधन है वो बीजेपी को इस इलाके में चुनौती दे रहा है? बघेल साहब खुद ही हमारे साथ मौजूद हैं। बघेल साहब, आप एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं यहाँ से, आपको गठबंधन की चुनौती कितनी लगती है अपने इलाके में? एक्चुअली जनता को ये पता है गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधनों का इतिहास ये रहा है कि गठबंधन चलते नहीं है। उदाहरण के तौर से 1977 में एक मर्जर हुआ था, क्योंकि आप ये ऐसा नहीं कि हम ही लोग ज्ञानी हैं, पब्लिक को सब पता है। तो 77 में एक मर्जर हुआ था। जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन उद्देश्यों को लेकर जनसंघ की स्थापना की थी, इमरजेंसी में DIR, मीसा, नसबंदी और नेता लोग जेल गए थे, तो सब लोगों ने मर्जर किया था। जनता पार्टी में नहीं, चंद्रशेखर, सही बात है, चंद्रशेखर जी उसके अध्यक्ष बने। लेकिन 2 प्राइम मिनिस्टरों को लेते हुए, एक फेल हो जाए तो दूसरा, मुरारजी भाई और चरण सिंह मिला करके 27 महीने। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 1989 में गठबंधन हुआ, VP सिंह साहब और चंद्रशेखर जी मिला के 16 महीने। फिर एक गठबंधन हुआ जिसमें देवगौड़ा और गुजराल साहब मिला करके ऐसी 15-16 महीने। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो जो अब गठबंधन है ये सेमीफाइनल कर चुके हैं। सपा बसपा गठबंधन 1993 में मुलायम सिंह जी और मायावती लगा करके 16 महीने, बल्कि एक पारी बीजेपी को भी देनी थी, तो बहन जी फील्डिंग करने से मना करके चली गई थी। फिर एक सपा लोकदल का गठबंधन हुआ जो एक चुनाव चला, भाजपा लोकदल गठबंधन हुआ जो एक चुनाव चला। कांग्रेस में लोकदल मर्जर कर चुका है, वो चिन्ह जा चुका है हल्दर किसान, जो आजकल खेंचू है, जिसको हैंडपंप कहते हैं। अजीत सिंह को दोबारा बनाना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा का 1996 की विधानसभा में हुआ, जो 98 में नहीं चला। बहुजन समाज पार्टी का आप लोगों के साथ, बीजेपी के साथ भी गठबंधन रहा है। मैं 1995 से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति। मुझे एक बात बताइए, क्या जनता
हाँ, वो भी नहीं चला था। हाँ, वो भी नहीं चला था, सही बात है। लेकिन क्या जनता ये समझती है या आपसे बात करती है या आपसे कहती है कि मायावती और समाजवादी पार्टी का आज गठबंधन है, कल को मायावती अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकती है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नहीं, आप लोग ऐसा चाहेंगे कि वैसे तो वो गठबंधन में जीते और बाद में आपके साथ आ एक्चुअली गए? नहीं, उनका जो इतिहास रहा है वो गांठें खुल जाती हैं। तो पब्लिक ये कह रही है कि ये गठबंधन टूटेगा, क्योंकि आगरा की सीट भी बहुत उन्होंने, आगरा दलितों की राजधानी है, बहुजन मूवमेंट यहाँ से चला है। काशीराम साहब और सही बात है, काशीराम साहब और बहन जी को यहीं से ताकत मिली है। सही बात। और यहाँ शूज का बहुत बड़ा काम है, ऑनर है लोग बाग। यहाँ की टिकट भी बाहर को दे दी। फतेहपुर सिकरी में एक ऐसे सज्जन आए थे, कुंवर राजवीर सिंह, यहाँ कोई नहीं जानता था, फिर बदल के गुड्डू पंडित को दी है। यहाँ उन पर 3 सीटें, अलीगढ़ में बालियान साहब को दी है। कहने का मतलब है ये तीनों टिकटें बाहर नोएडा के लोगों को दी है। तो इसके बाद क्या है, ये कमज़ोर प्रत्याशी हैं, इनको वोट नहीं पड़ेगा। बहन जी इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जरूर बुलाएंगी, उसमें कहेंगी अखिलेश ने हमसे जाटो ले लिया है लेकिन यादव मुसलमान हमको ट्रांसफर नहीं किया, ऐसे लोगों से मेरा गठबंधन नहीं होगा। ये पक्का आपको पूरी उम्मीद है इस बात? 100%। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार इतने बड़े नेता कह रहे हैं, इनको पूरी उम्मीद है कि मायावती बाद में अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ देंगी। सर मैं कल्पना करा रहा हूँ आपको। हाँ, कल्पना करा रहे हैं, उम्मीद के साथ आप कल्पना करा रहा हूँ। थोड़ी सेकंड के लिए अपन कल्पना करते हैं कि सपा बसपा के गठबंधन में सरकार बन गई यूपी में, अखिलेश यादव जी ने शपथ ले ली, तो बहन जी कहेंगे आगरा का डीएम तुम्हारा, तो एसएसपी हमारा, डीआईजी तुम्हारा, तो कमिश्नर हमारा, चीफ सेक्रेटरी तुम्हारा, तो डीजीपी हमारा, 5वें तल पे तुम बैठोगे, लेकिन फाइलें मेरे से होकर, मेरे कुंवर फतेहाबाद होकर के गुजरेंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले मेरे को सूची दिखाना। यमुना एक्सप्रेस वे तुमने बना लिया है तो गंगा एक्सप्रेस वे मैं बनाऊंगी। ऐसे नहीं चलता, साझे की सजियारी से खेती कभी हो ही नहीं सकती है। और दूसरा, ये गठबंधन सिद्धांतहीन है। महापुरुष अलग हैं, झंडा अलग है, वो आइडियोलॉजिकल अलग है। ये तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, दुर्लभ संधि। लेकिन जातिगत गठबंधन है, इसका गणित जो है वो वोटों के प्रतिशत में बीजेपी से ज्यादा अपने आप को बताता है। अगर एसपी बीएसपी के वोटों को जोड़कर देखा जाए बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब जनता ने एक और पंचायत करनी शुरू कर दी है गांव में। हाँ, जनता ये कहती है कि मायावती जी के 0 MP हैं, बूथ कैप्चर ना किया जाता तो उनके भी 1 होता, 4 हारते। वो माँ बेटे केवल जीत पाए हैं और वो बाप बेटे भी हार गए। गठबंधन समझ रहे हैं, अजीत सिंह और जयंत हार गए, सोनिया और राहुल खाली जीते हैं, इधर इनके परिवार के जीते हैं, बहन जी 0, एक कार्यकर्ता को नहीं जिता पाई हैं। तो उनका ये कहना है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन हो रहा है। इस चुनाव से पहले कश्मीर की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, एक माहौल तैयार हो गया है राष्ट्रवाद का। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस माहौल को तैयार किया है इसका चुनावी फायदा लेने के लिए। नहीं, क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं जमीन पर? आप आज ग्राउंड पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आप राष्ट्रवाद को आगे रखकर अपना चुनावी फायदा ले रहे हैं? देखिए, मैं तो मैन टू मैन पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर रहा हूँ, गलियों में चल रहा हूँ, लेकिन राष्ट्र पहले है, पार्टी सेकेंडरी है और इंडिविजुअल आदमी थर्ड पे होता है। तो नई जनरेशन आ गई है, वो देश के बारे में बहुत सोचती है। सुबह सुबह ऐसा नहीं है, अब हम भी जापान की तरफ, जैसे जिन लोग देशों में बहुत राष्ट्रवाद था उसकी तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों को अच्छी तरह पता है कि झोला छाप डॉक्टरों से 60 साल पेट फड़वाने के बाद अगर कोई एम्स में जाता है और 5 दिन में उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाए, तो नहीं हो पाता है। डॉक्टर ठीक है, या हमारी इसका राष्ट्रवाद से क्या ताल्लुक? राष्ट्रवाद का ये कि भाई हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है? मैं उनके से पूछना चाहता हूँ अखिलेश से और मायावती से, क्या आप राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं? मुद्दों की फिर कितनी अहमियत है? माहौल वर्सेस मुद्दा। मुद्दों पर यह है कि गांव में महिलाएं सोच के लिए खेतों में बैठती थी, फिर 4-4 दिन पानी बरसता था तो मेड़ पे बैठती थी, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होता तो सड़क पे बैठती हैं। उसी समय आपकी गाड़ी हेडलाइट वाली आती है, खड़ी हो जाती थी। इससे ज़्यादा नारकी दृश्य आपने कभी, मैंने देखा, आपने साइकिलिंग बहुत की थी, आपका एक शो था, आप पैदल चलते थे, तो सड़क पे बैठी हुई शौच करती हुई महिलाएं आपने देखी होंगी, आपकी गाड़ी की हेडलाइट में खड़ी हो जाती होंगी। इस देश में खाना खाते हुए नहीं उठा जाता, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन लैट्रिन करते हुए, शौच करते हुए महिला को उठना पड़ता है। उसमें उसके कपड़े भी खराब होते हैं और पेट भी खराब होते हैं। सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद वो जाती हैं अंधेरे में। इसका लाभ उठा करके गुंडे बदमाश भी उनके साथ बलात्कार किया करते हैं। इसलिए भारत की महिलाएं ग्रुप में शौच के लिए जाती थी। तो ये शौचालय छोटी मोटी बात नहीं है, शौचालय 9 करोड़ है, ऑन रिकॉर्ड है। आप गूगल बाबा से पूछिए आवास कितने हुए, आप गूगल बाबा, यस, गूगल बाबा से पूछिए शौचालय कितने हुए, आप गूगल बाबा से पूछिए किसानों को कर्जा माफ कितना हुआ है, आप उज्ज्वला पूछिए। मैंने अपनी माँ को
आई वॉज इन पुलिस। मैंने अपनी माँ को एक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा ला के दिया था। मेरी माँ ने उस समय कहा था कि इससे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। मुझे रात में 7 बार चूल्हा छोटे बच्चों को 1 बोतल दूध गर्म करने के लिए करना पड़ता। तो आज अंतिम महिला के पास उज्ज्वला है। सर वो जो हमारी आयुष्मान योजना है, अब देखो ये गरीब इलाका है, 1-2 दिन तो हम बीमारी को नोटिस नहीं लेते हैं, फिर चाय में तुलसी जी डाल करके बुखार उतारते हैं, फिर काढ़ा पीते हैं, फिर मनरेगा से मिले हुए, मनरेगा के रिकॉर्ड देख लो कितने करोड़ लोग हैं। मनरेगा से बचे हुए पैसों को, वो मालूम क्या अमाउंट होता है, 18, 22, 35, 37 लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, वो कहता है 5 दिन का कोर्स है, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, 38 रुपये में दवाई दो। फिर वो बिना मल्टीनेशन के, बिना रेफर के नीली गोली एक कागज की पुड़िया में बांध के अखबार में देता है। अब 5 लाख में इलाज होगा? भगवान मैं बदुआ देता हूँ किसी को इसका लाभ ना मिले कि इसके लिए बीमार बनना पड़ने का। लेकिन आजकल केवल शराबियों का लीवर नहीं खराब होता है और किडनी, अगर गलत एंटीबायोटिक हो जाए, अगर कि कोई गल फूड पॉइजन हो जाए, पूरे घर की किडनी खराब। 5 लाख प्रति परिवार के प्रति साल का इलाज होगा। ठीक है, मैं जो बात आप लोगों से कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने एक बात बड़ी स्पष्टता कर दी कि ये विकास प्लस राष्ट्रवाद का चुनाव है। ये अपने इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव देहात में घूम रहे हैं, इस वक्त हम एक छोटी सी गली में हैं, तो बहुत सारी बातें बघेल साहब ने रखी। लेकिन जो सवाल मैंने उठाया था इस कार्यक्रम के शुरुआत में, उसका सीधा उत्तर इन्होंने दिया है कि राष्ट्रवाद भी है और विकास भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बघेल साहब को अगर किसी बात से उम्मीद है तो इससे है कि मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन इनके हिसाब से राजनीतिक मौका परस्ती को देखते हुए हुआ है, वो टिकेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा शहरीकरण की बात करता हूँ, अर्बनाइजेशन की बात करता हूँ, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है, तब्दीलियाँ हो रही हैं इसमें। आगरा जैसे शहर में हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बड़े नामी शहरों में से एक है, दिल्ली के नज़दीक है, तो शहरीकरण का भरपूर असर यहाँ पर भी है। लोगों से बात करते हैं। एक बाज़ार में हम रुक गए हैं आगरा की। यहाँ के स्थानीय मुद्दे कोई हैं जो आपको लगता है जिसके आधार पर लोकसभा में वोट पड़ेगा? लोकल इश्यूज? हाँ, लोकल इशू बहुत, काफ़ी लोकल इशू है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की। पानी यहाँ पे बहुत गंदा पानी है। अगर आज पानी, अगर तुम जमुना जी का पानी देखोगे ना, तो पानी ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें कुछ सड़न, यानी कोई इतनी गंदी चीज साफ नहीं हुई अभी तक। साफ तो बहुत बड़ी बात है, पानी अगर इतना गंदा है कि उसमें ऐसी बदबू आती है जैसे इसमें कोई मरा हुआ, कोई जानवर मर गया हो, ऐसी कोई चीज़ है। तो लोग अपने एमपी को जब चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब चुनेंगे, अपने सांसद को जब चुनेंगे, तो क्या ये सोचकर वोट देंगे कि पानी, विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो पानी जो है वो कितना गंदा है? पानी इतना गंदा है कि उस पानी को कोई आज मुंह में नहीं लगा सकता। अगर मुंह में डालेगा तो उल्टी हो जाएंगी उसे। और विकास के नाम पर आप भी जानते हो, आपने भी देखा होगा शहर में कितनी गंदगी है। बस सिर्फ एक जुमलेबाजी होती रही है कि अब मैं पार्टी का नाम लूँ कि अब जो सरकार होती है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अब पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, अगर मैं एक सारा नागरिक की तरह बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो इतना बड़ा टीवी पे ऐड चलता रहा है और ये होगा वो होगा, बहनों के लिए ये होगा, महिलाओं के लिए ये होगा, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपके कपड़ों से लगता है आप तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हाँ। पंजाब प्लेस का व्यापारी हूँ। हाँ। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ आगरा नगरी में। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आगरा में बहुत ही विकट समस्याएं हैं जो कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई बताएगा। दिक्कत ये है, ये आगरा का एक पानी उन्होंने बताया बहुत बड़ी पानी की तो समस्या है ही है। हाँ। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत एक दुर्भाग्य आगरे का है, यहाँ कोई एक अच्छा नेता नहीं मिला। अच्छा। एक हाँ, कोई भी राजनीतिक दल हाँ, से। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। दुर्भाग्य ये है, यहाँ पे ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से 2 बार के सांसद माननीय कठेरिया जी रहे, जिनका भी आपने कल परसों में देखा हो, उन्होंने दरोगा को भी पीटा, जो उनका काम था उनका। यहाँ से तो बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दुर्भाग्य बता रहा हूँ आगरे का, यहाँ 9 विधायक, 2 सांसद और 1 मेयर, जो कि सभी बीजेपी के हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल में बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है। आप आगरा शहर में पिछले 10 साल का आप ग्राफ उठाकर देख लें, ये बता दे कोई भी आगरे का कि आगरा के विकास के लिए कोई काम किया। उन्होंने सबने विकास किया, लेकिन पर्सनल अपना विकास किया।
आगरा का नहीं किया। आगरा आप देखिए, आगरा में विराज की समस्या जो कि सालों से चली आ रही है, कोई किसी भी नेता ने काम नहीं, लेकिन लोकल इश्यूज पे क्या लोग वोट देखिए, देंगे कोई यहाँ लोकल- पर? देखिए अभी मैं यही जानना चाह रहा था कि ये देखिए, लोकसभा लोकल का इशू में चुनाव बता रहा हूँ। है। देखिए, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है। हाँ, एयरपोर्ट का मामला जो चल रहा है पिछले कई सालों से चल रहा है। खंडपीठ का मामला जो चल रहा है, लोकल मैं बता रहा हूँ, लोकल इसकी कोई बात करना ही नहीं चाहता। खंडपीठ का मामला जो 10 साल से चल रहा है, नहीं, लोकल मुद्दों पर यहाँ वोट पड़ेगा इन चुनाव में या नहीं, मैं ये जानना चाह मेरे रहा हूँ। हिसाब से तो पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ना आपके चाहिए। सबसे- लेकिन मेरे लोकल हिसाब से पढ़ना देखिए चाहिए। अगर- देखिए मैं बता दूं, अगर- लोकल चुनाव लोकल के हिसाब से कोई मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। एक लाइन में बताइए कि जो आप कह रहे हैं यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, फलाना नेता आया, फलाना जी, जी, नेता जी। गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बेकार हैं, लोकल इश्यूज पे क्या वोट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर? नहीं बढ़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं, ये दुख की बात नहीं है। बड़े दुख की, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े दुख की बात है। यहाँ लोकल इशू पे कोई आपको अपना सांसद चुनना है और स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे। मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी आप मैं बताता हूँ, पिछली बार हमने चुना कि भाई एक कैंडिडेट चुना, बहुत अच्छा कैंडिडेट है भाई, बीजेपी का कैंडिडेट कठेरी है, बहुत काम करेंगे। एक साल निकल गया, दूसरी बार चुनाव आ गए, उन्होंने लोकल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लोकल मुद्दे बिल्कुल जीरो हो गए हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोकल मुद्दे। सर, लोकल मुद्दों का कोई असर नहीं है एमपी के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुद्दों की बात है ना, तो लोकल मुद्दे को अहमियत देना ही नहीं चाहता कोई भी राजनीतिक दल। कारण ये है कि चुनाव जीतना प्राथमिकता होती है। अगर आप इस शहर में घूमेंगे, जितने बेहतरीन बोर्ड का भी आपने फोटोग्राफ किया है, ये आगरे के अंदर सबसे बड़ा विकास है। क्षेत्र में सभासद एक होता है, एक सभासद के क्षेत्र में देखिए इस तरह के बोर्ड की कितनी दुकानें हैं। ये मुद्दा है वर्तमान सरकारों का और पुरानी सरकारों का भी। मुद्दे इतने हैं। अब जैसे एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, ये जातिगत गठबंधन है, सारी गणित इसमें ये लगाई गई कि इतना वोट इतने में जुड़ेगा, इतना वोट इतने में जुड़ेगा और इस तरह से ये गठबंधन जीत जाएगा। इसमें भी कहीं के मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको लगता है कि एसपी बीएसपी गठबंधन का कोई असर होगा यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक आप असर की बात करते हैं तो हार जीत का फैसला तो वोटों के नंबर से होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार वोटों की वो बहुतायत से जीत नहीं हो पाएगी जितनी की अब तक होती रही है पिछले वर्ष। देखिए, यही दिलचस्प बात है क्योंकि एक पैटर्न है, एक तौर तरीका है, सालों से मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बता सकता हूँ, जहाँ पर चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। साथ में ये भी कहा जाता है साहब, लोकसभा चुनाव का तौर तरीका अलग होता है और विधानसभा चुनाव का वोट डालने का तौर तरीका अलग होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, वो 2 रीजनल पार्टीज का है, बहुत ताकतवर लेकिन रीजनल पार्टीज। उनको चुनौती किसको देना है? एक सत्ता में रहे दल को, जो कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, आप क्या बताइए, क्या देखते हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है, एमपी के चुनाव में लोकल मुद्दे अहमियत रखते हैं या राष्ट्रवाद है, पुलवामा की घटना है, कांग्रेस का वादा है, ये सब मुद्दे हैं? अच्छा, तो आप गठबंधन की बात करेंगे हाँ। ना, तो पहले गठबंधन किया कांग्रेस ने, सपाया हो गया और ऐसे ही अब सपाया होना है कांग्रेस का। कांग्रेस का। ठीक है। और बहुजन नहीं, समाज पार्टी कांग्रेस का नहीं, हाँ, कांग्रेस नहीं, सपा और बसपा। उस गठबंधन का सफाया हो जाए। हाँ। क्यों? सपाया का मतलब इन्हें पहले तो सीट इतनी मिल भी गई थी, अब के नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी? है क्यों नहीं मिलेगी? यूपी में ज्यादा से ज्यादा इन्हें मिल जाएंगी 25-30 सीटें दोनों को। अरे भाई, ये तो बताइए क्यों नहीं मिलेगी? है? क्योंकि वो तो बढ़िया जातिगत गठबंधन है, सारा अरिथमेटिक और गणित उनके साथ है। पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक सब जान रही है। सब जान रही है। हाँ। और मोदी आप बीजेपी जी- समर्थक हैं? नहीं, मुझे मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये मोदी पूछ रहा हूँ जी भाई। ही समर्थन से आएंगे और पार जाएंगे, और पार जाए, कोई नहीं रोकने वाला हमें। आप मोदी जी के समर्थक हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं भाई, मान लीजिए मैं मोदी जी का ही हूँ। हाँ, अरे भाई, देश प्रजातंत्र है, देश में 295 सीट आएंगी जी। ठीक, 295 सीट आएंगी। बैग में रखी हुई है सीटें। आप भी मोदी जी के समर्थक हैं? मैं समर्थक नहीं हूँ, देश बर्बाद हो चुका है। हाँ। मोदी को इस बार सारी चीज उसे बतानी है कैसे। हाँ? पूरा मक्का मोदी को। मोदी को वोट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे हाथ क्यों मिला रहे हैं? मोदी वजह भैया, मेरा हाथ क्यों मिला रहे हैं? भाई, इनके अलावा कोई है ही नहीं सीट पे बैठने वाला। हाँ, ठीक है। देखिए, तो ये देखिए, यही चीज़ें आपको पता चलती है, लेकिन हम एक बड़े क्योंकि मैंने कहा ना, ये एक चिंता की बात है, ऐसा कायदे से होना नहीं चाहिए। देखिए, अवधि फूड बेच रहे हैं, इनको क्या देखते हैं, इनसे मिल के आते हैं यार। अवधि फूड, टेस्ट ऑफ लखनऊ। हाँ, टेस्ट ऑफ जायका ऑफ लखनऊ। जायका ऑफ लखनऊ इन आगरा। Why not जायका ऑफ आगरा?
Yeah, so this is not a Agra. It is it basically belongs to Mughal caste. That's why all spices are khade, not the mostly masale पिसे हुए नहीं है। कोई बात नहीं, पिसे हुए मसाले नहीं, खड़े मसालों का बनाया हुआ कि जायका है, जो ये लखनऊ का जायका ये कह रहे हैं आगरा में बिक रहा है। यहाँ पे राजनीतिक जायका क्या है? सर राजनीतिक जाएगा बहुत गर्मा गर्मी है। एक दूसरे की कटास होने लगी है। जातिवादक राजनीति हो गई है इधर। पर्टिकुलर और हर पार्टी से किसी न किसी को कोई लोकल मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ता है? लोकल मुद्दा नहीं है, अब तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं। लोकल मुद्दा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मुद्दा बताइए। इंटरनेशनल मुद्दे हैं। मोदी जी की आजकल इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग बहुत ज्यादा है कि बाहर बाहर बहुत रहते हैं। ये एक मुद्दा बना रखा है, जबकि इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कोई काम है जा सकता है आदमी, लेकिन ये मुद्दे की वजह नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे की वजह नहीं होना चाहिए। और कौन सा इंटरनेशनल मुद्दा है? और अपने राफेल अभी मैटर चल रहा है इंटरनेशनल, इसमें तो काफी सारी फ्रांस और कई सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज हैं वो जुड़। अच्छा, राफेल एक लाइन में बताइए क्या है? सर राफेल इज द फाइटर जेट हु प्रोवाइड टू द आर्मी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि राफेल डील करने से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अदर कंपैरिजन टू इजराइल सिमिलर आ जाएगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई थी। ये जरूरी है ना लोगों का अपना वर्जन सुनना। आप तो सारे टाइम देखते रहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर पे। अरे लोगों को भी तो सुनिए कि वो राफेल से क्या समझते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बार बार कि उन्होंने बड़े मासूमियत और सरलता से कहा कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं। हालांकि जो हमारा प्रजातंत्रीय सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, उसका मकसद जो है वो यहाँ के नुमाइंदे को चुनवा कर देश की संसद में भेजना है। तो स्थानीय मुद्दों का असर होना चाहिए, लेकिन राजनीति कुछ इस तरह की बन गई है कि उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसी रणनीति पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना चुनाव लड़ रही हैं। तो आगरा की इस यात्रा में मैंने आपको तमाम लोगों से मिलवाया, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से मिलवाया जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगरा की एक बहुत खास शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, पूरन डावर साहब। इनके बारे में दो बातें बड़ी प्रमुख है बताने के लिए कि न सिर्फ ये एक सियासी सोच के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, खुद एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर है, बहुत सफल बिजनेसमैन है और आगरा की बेहतरी के लिए सोशल सर्विस भी करते हैं और तमाम आगरा से जुड़े कामों में आगे रहते हैं। इशू मेरे लिए अभी भी ये है कि क्या सेंटिमेंट का ये इलेक्शन है या इश्यूज का ये इलेक्शन है? क्या माहौल पर लोग वोट डाल रहे हैं सिर्फ, या वाकई आगरा के मुद्दे भी उसमें कोई रोल प्ले करेंगे? डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब 50 साल से ज़्यादा इस शहर को देख रहे हैं। सबसे बड़ी तब्दीली तब की सियासत में और आज की सियासत में क्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी, भले ही हमारी अपेक्षाएं पूरी न हुई हों, हमें और जनता को ये लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। ठीक है। पिछले 60 और 70 साल से आगरा में आज है, ताजमहल का इंटरनेशनल शहर है, उसकी बदहाली आप देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं। 70 साल में न हम कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर पाए हैं, न कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था कर पाए हैं। आलम यह है कि शहर में कूड़ेदान कहीं नहीं, पूरे शहर कूड़ेदान। नहीं, मैं जानबूझ कर पूछ रहा हूँ क्योंकि आप समाज सेवा करते हैं, आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, खुद आप एक इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बट आपको लगता है कभी सिस्टम से हेल्प हुई, सिस्टम में चेंज आया? देखिए, समस्या ही सिस्टम की है। सिस्टम का तरीका ये होता है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे इन द सिस्टम, देयर इज नो अदर वे। बट यहाँ सिस्टम ऐसा बना कि जो पहले ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, कि जहाँ हर ऐसे सिस्टम बनाए जाते थे कि जिससे हर आदमी सिविलाइज्ड हो जाए। लेकिन सिस्टम ऐसे बने कि जो सिविलाइज था वो भी जाहिल होने को मजबूर हो गया। जब कहीं सिस्टम होगा नहीं, कूड़ेदान कहीं होगा नहीं, तो मैं कहाँ डालूंगा कूड़ा? सड़क पर। डिसअपॉइंटेड नहीं है सर? 71 सीटों की बीजेपी जो है वो केंद्र में आती है, उत्तर प्रदेश से 71 सीटें मिलती हैं। आगरा जैसे दुनिया में मशहूर शहर
फिर भी कुछ आप कह रहे नहीं बदल पाया। देखिए, निश्चित रूप से अभी स्वच्छ भारत का कैंपेन चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत कुछ हुआ है, अभी शुरुआत हो चुकी हुई है। अभी जो आगरा आप देख रहे हैं और इससे पहला देखते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सब सड़कों में भी सुधार शुरू हुआ है, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्थाएं भी शुरू हुई हैं। कुछ एरियाज़ में ऑलरेडी कलेक्शन सिस्टम एजेंसीज को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है कि हम 70 साल के आप बाद कह रहे थे 70 साल की हालत बहुत खराब रही, सिस्टम्स कोलैप्स हो गए सिस्टम इसलिए। एब्सोल्युटली कोलैप्स थे। मुझे आज भी याद है कि हर वार्ड में एक सैनिटरी ऑफिस हुआ करता था। सैनिटरी इंस्पेक्टर की पुलिस से कहीं ज़्यादा वक़्त हुआ करती थी। हर चौराहे पर एक नल हुआ करता था, हर चौराहे पर एक पानी की हौदिया हुआ करती थी, हर चौराहे पर एक टांगा स्टैंड हुआ करता था, हर मोहल्ले में एक सब्जी मंडी हुआ करती थी। ये सारी व्यवस्थाएं जो सुधरनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी, पिछले 2-3 दशकों में ध्वस्त हो गई थी। अपेक्षाएं सरकार से 5 साल में भले ही पूरी न हुई हों, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार की शुरुआत हुई है और ये मुहिम आगे पहुंचेगी और एक मौका और मिलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। एक पॉइंट, अर्थव्यवस्था पर आप लोगों को रोजगार देते हैं। आपके यहाँ इतना बड़ा जूतों की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एक्सपोर्ट का काम है। सबसे ज़्यादा आलोचना इस बात की रही है, इतना रोजगार आगरा से निकल कर आता है कि इस सरकार की खराब नीतियों की वजह से रोजगार नहीं मिल पाया लोगों को। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि खराब नीतियों की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये समस्या आज की नहीं है। ये कोई भी सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। सरकार सिर्फ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकती है। आज सस्ते रेट पर, सस्ते ब्याज दर पर आपको पैसा मिल रहा है। स्टार्टअप योजनाएं बनाई। क्या वो एनवायरनमेंट मिल पाया सर? क्या वो एनवायरनमेंट मिल पाया सर? देखिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए समय लगता है और तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं पूरा मिल सकता लोगों को जब तक लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलते। मानसिकता ये बदलनी होगी, कोई भी काम छोटा नहीं है। आज आदमी एजुकेशन को ये समझता है कि मैं किसी भी तरह से नकल करके कैसे भी डिग्री ले लूँ और सरकार के स्तर पर खड़ा हो जाऊँ कि मुझे नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो संभव नहीं है जब तक आदमी ये नहीं सोचेगा कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कोई काम छोटा नहीं है और मुझे ये काम करना है, एजुकेशन तो माहौल बदल जाएगा। एजुकेशन सिर्फ ज्ञान के लिए और मुझे ज्ञान होगी तो मैं नौकरी मांगूंगा नहीं, 10 को नौकरी दूंगा। जिस दिन मैं ये सोच लूँगा कि आज कोई काम छोटा नहीं है, उस दिन एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। और सरकार ने ऐसा एटमॉस्फेयर देना शुरू किया है, स्किल डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया है। छोटी छोटी चीज़ों पर, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत सारे काम हुए हैं और मुद्रा योजनाएं हैं, स्टार्टअप योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया की योजनाएं हैं। ये ज़रूर है कि अपेक्षाएं पूरी नहीं हो, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बदलती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए। सो भले ही मैंने हमेशा कहा है अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन अभी देश में गड्ढे बहुत हैं, उनको भरना बहुत बाकी है। जी, एक लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी आपसे पूछना। मैं घूम घूम के देख रहा हूँ कि मुद्दे स्थानीय बहुत है, जैसे आपने कहा 70 साल के हालात आपने बताए, लेकिन जब अपना संसदीय नुमाइंदा, अपना पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, स्थानीय मुद्दों पर वोट डालने का फैसला क्यों नहीं होता? मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि लोग बड़े, अब लोग कह रहे साहब इंटरनेशनल मुद्दे भी हैं, नेशनल मुद्दे भी हैं, पार्टीज भी वैसी स्ट्रैटेजी, लोकल इश्यूज की डोमिनेंस और प्रोमिनेंस क्यों कम है? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। निश्चित रूप से जब नगर निगम के चुनाव आते हैं या विधानसभा के, उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव आते हैं, तो लोकल मुद्दों की महत्व काफी बढ़ जाता है और लोग लोकल मुद्दों पर ही मेरा वोट पॉइंट देते हैं। यही है, लोकल लेकिन संसदीय चुनाव में क्यों नहीं? सांसद जाएगा आपका। जी, देश की नीतियां हैं, देश की सुरक्षा है, देश कैसा हो, बदलाव कैसे आए, सांसद किस तरह से एक अच्छी नीतियां देश को संभालने की बनाए, कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता हो, जीएसटी जैसे कठोर निर्णय ले सके। आप कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोकल इश्यूज नहीं होने चाहिए? उसमें लोकल इश्यू इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ठीक है। हालांकि ऐसा ज़रूर है कि अगर पार्लियामेंट हमारा सांसद स्ट्रॉन्ग है, लोकल मुद्दों का ध्यान रखता है
और मोदी जी ने जब 2013 में जो यहाँ पहली चुनाव रैली की थी, उसमें लोकल इश्यूज पर काफ़ी ध्यान दिया था। लोकल इश्यूज मुद्दों की आप कह रहे हैं कि वो एक बड़ी तस्वीर होती है देश की बड़ी तस्वीर होती है। निश्चित रूप से जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करते हैं, जब विधानसभा के इलेक्शन की बात होगी तो निश्चित रूप से वो बदल जाता। रावत साहब ने अपनी बात बड़ी ईमानदारी से रखी। मैंने आपको बताया कि सालों से ये आगरा शहर से जुड़े हुए हैं, यहाँ काम करते हैं, लोगों को भी रोजगार देते हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था समझना कि इस तरह की शख्सियत इस शहर में क्या सोचती हैं 2019 के इलेक्शन के बारे में। अब बड़ी दिलचस्प बात, जाते जाते आपसे अगले हिस्से में मुलाकात होगी, अगले सेगमेंट में, और बहुत ख़ास जगह आपको लेके जाऊंगा उस हिस्से के लिए मैं। तो हम आज मुकाबला का ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे आगरा से। अगर आगरा से इस एपिसोड का अंत हो रहा हो तो ताजमहल कैसे नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये भव्य ताजमहल, और इसके बगैर आगरा से हुई कोई प्रोग्राम या कोई शो या कोई रिपोर्टिंग पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जाते जाते दिलचस्प बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा आगरा के बारे में। अगर राजनीतिक हिसाब से आगरा को देखें, अगर सियासी हिसाब से आगरा को देखें, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक समय ये दलित राजनीति का एक गढ़ रहा था। बल्कि कई मायनों में मैं ये कह सकता हूँ कि दलित राजनीति की एक प्रयोगशाला रही थी। खासा प्रभाव था यहाँ पर। कांशीराम जब शुरुआती दिनों में दलित राजनीति को एक बड़ा जामा पहना रहे थे, उसके बाद अब सबको पता है कि किस तरह से मायावती जो है वो एक बड़ी नेता बनी और अंत में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ को हासिल किया तो ये राजनीतिक बदलाव का संकेत था आगरा और उसके आसपास के इलाकों में। इसलिए इस प्रोग्राम के अंत करने में मैं वापस ये कहूँगा कि अगर ये गठबंधन अगर अपने तौर तरीकों से, अपनी सियासत से, अपने गठबंधन से इस पूरे इलाके को वापस हासिल करता है तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा इन चुनाव में, 2019 के चुनाव में। मैं विज्ञान प्रकाश इस खास मुकाबला के लिए एक बार फिर आपको दिखाता हूँ यह अजूबा जो पूरी दुनिया हमेशा देखना चाहती है, ताजमहल यहाँ से।